फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी एक न्यू वैकेंसी आ चुकी है बैंक के लिए, जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं एसबीआई क्लर्क में। ठीक है, क्लर्क का जो है आप लोग का एसबीआई में जो है क्लर्क की वैकेंसी आया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, लमसम 10,000 प्लस वैकेंसी है और 11,000 है। और यहाँ पे जो है आप लोगों को बहुत कम समय जो है दिया गया है। ठीक है, मतलब आपको जो है समझ लीजिए कि 1 महीना भी आपको एग्जाम हॉल की तैयारी के लिए नहीं दिया गया है। ये पूरा अगस्त भर फॉर्म को भरना है आपको और सितंबर में इसका एग्जाम है। आप जाकर वेबसाइट पे इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अर्थात आपको बहुत कम समय में इसकी तैयारी करना है। ठीक है, तो इसका ये पहला मॉडल पेपर है और किस तरीके के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं हम उसी के आधार पे इस क्लास को जो है बनाए हुए हैं। कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर के भी मैंने रखे हुए, तो कहीं ना कहीं अगर आप भी एसबीआई के फॉर्म को भर रहे हैं क्लर्क से रिलेटेड, तो आप इस क्लास को अंत तक देखना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये क्लास अब रेगुलर हम कराने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है और एक सीट अगर आपको पक्का करना है तो कहीं ना कहीं अगर आप अब से लग जाते हैं तो मुझे लगता है कि सबके लिए 1 महीने का समय मिला है, आपको भी 1 महीने का समय मिला है। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपसे दूसरे लोग अधिक जो है यहाँ पे समय मिल जाएगा। भाई साहब, सबको 1 महीने का समय है, तो आपके पास भी 1 महीना है और 1 महीना में आपको रिजल्ट ले लेना है। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। जितने भी मेरे दोस्त हैं, ये पहला क्लास है और अगर आप इस क्लास पे अगर 100 लाइक भी कर देते हैं तो अगला क्लास समझ लीजिए कि इससे भी खतरनाक होगा। और कहीं ना कहीं हम बिल्कुल इसके सिलेबस को पूरा फ्री में पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन मेरे दोस्त इस का जो है तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न देखिएगा, और इसका सिलेबस की बात की जाए तो देखिए इसमें पूछे जाएंगे इंग्लिश के 30 प्रश्न और मैथ और रीजनिंग के मिलाकर 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब 35-35 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के पूछे जाएंगे और 30 प्रश्न जो है आपके इंग्लिश के पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस है और कहीं ना कहीं आप बिल्कुल बेहतर तरीके से लग जाओ अगर सिलेक्शन लेना है इस बार तो। ठीक है, पहला प्रश्न है कि फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द जो है मोस्ट एप्रोप्रिएटेड वर्ड। हमें जो है एप्रोप्रिएटिव वर्ड जो है यहाँ पे भरना है। आपके सामने दिया गया है, इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि द मैनेजर वाज, इसके बाद से आपको क्या भरना है विथ द। इसके पहले विथ द के पहले क्या भरा जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर पहला का राइट उत्तर सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे, जितने भी मेरे दोस्त दे रहे हैं देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा प्लीज्ड। प्लीज्ड जो है प्लीज्ड विथ द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एंड डिसाइडेड टू गिव हिम अ प्रमोशन। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा यहाँ पे। और देखिए गणित का प्रश्न आ चुका है। हर एक प्रश्न रखा हूँ जैसा कि आपके एग्जाम हॉल में पेपर पूछा जाता है। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न है ये, गणित का प्रश्न है। आप ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बोर्डमॉस के नियम में क्या बताया गया है कि भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़ और अंत में आपको क्या करना होता है, घटाना होता है। तो बिल्कुल ही हम सिंपल तरीके से वही लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले वर्गमूल में दिया गया, वर्गमूल निकालो 784। 784 का वर्गमूल आपको पता है? नहीं पता है तो आप इसको निकाल लो, 28 होता है। 784 का वर्गमूल कितना होता है? 28। अब बात समझने की कोशिश करेंगे, प्लस है तो प्लस दो, इसको गुणा करो तो 12 गुणे 15 ये होता है 180। माइनस 45 इसको जोड़ लो तो हो जाएगा 8, 8 2 10 के 0, ये हो जाएगा 2 1 3, 308 में से 45 घटा दो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 26। 263, 263 नहीं भाई साहब, 163 हो रहा है ना। यहाँ से जब घटाएंगे तो एक हाथ से लिए है ना, ये जो है भाई साहब क्या हो जाएगा, 163 हो रहा है ना। 163 बिल्कुल। ये आपका 18 2 20 हो रहा है ना भाई साहब, ये हो रहा है 220। अब सही है, देख लो 208 हो रहा है। 180 और 28 जोड़ोगे 100, 208, 208 में से 45 घटाओगे 163 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5वां, देखिएगा ध्यानपूर्वक। कार्य दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आपको समझना है और इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जाना है। कैसे बनने वाला है, आप सबसे पहले देखोगे कि जो है 5 से 11, 11 से 23, 23 से 47, 47 से अगला पद है जो है 95। तो 95 के बाद वाला प्रश्न हम उत्तर जो है हम लोगों को बताना है कि क्या आने वाला है। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि जो है 11 से 5 से 11 पे जाना है, तो 5 में हम 2 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं, तो 5 दूना 10 और 1 11। उसी प्रकार 11 से हम 2 में गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं, 11 दूना 22 और 1 23। सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब। इसने क्या किया है कि उसमें जो है जो संख्या है उसमें 2 से गुणा किया है और 1 जोड़ दिया है, तो हमारे पास है 95। 95 पे भी हम 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 95 दूना 180 और 1 95 दूना 190 और 1 जोड़ेंगे तो 191। अगर आपने 191 को बताया है ऑप्शन नंबर बी को, तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है। इसमें कहीं से किसी तरीके के जो डाउट है आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर प्रश्न है, 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 34 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्वेश्चन नंबर जो है 5, 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर छठा है, 5 क्रमिक सम संख्या दिया गया है, ठीक है। देखिए सम संख्या का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 से भाग लगता है उसे बोलते हैं सम संख्या। इसमें जो है औसत हमें दे दिया है 34, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 34 दिया है औसत, कोई दिक्कत नहीं है। ये 34 हमेशा आपको ध्यान देना है कि औसत निकाला जाता है वो बीच वाला हिस्सा होता है कि कोई भी संख्या, जैसे आपसे बोल दे कोई 1, 2 और 3, ये 3 संख्या है, इसका औसत निकालो, तो आपका औसत जो है बीच वाला हिस्सा हो जाएगा अर्थात 2। उसी प्रकार 34 बीच वाला हिस्सा हमें दिया गया है। 5 क्रमिक सम संख्या, तो 2 ठो इधर खाली हो जाएगा, 2 ठो इधर, तभी तो 5 संख्या होंगी। तो 34 से पहले जाओगे तो ये हो जाएगा 32, और 32 से पहले जाओगे तो ये हो जाएगा 30, इसके पहले बाद में जाओगे तो 36, फिर 38। देख लो यही संख्याएं बनेंगी 30, 32, 34, 36, 38। ये 5 संख्या है जिसका औसत निकालोगे तो 34 ही आएगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या बोला गया है, तो आप देख लो बड़ी संख्या क्या है, 38 है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तरीके के डाउट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 37, 7वां, लाभ हानि से रिलेटेड आपको बताना है। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न लाभ हानि परसेंटेज से पूछे जाएंगे। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदता है और उस पर जो है 10% के लाभ कमाने के लिए बेचना चाहता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। स्टार लगा लो इस प्रश्न पे, कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्न एग्जाम हॉल वाला देता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी आप देखोगे तो बिल्कुल इसी लेवल के इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया, तो 1200 रुपया में जो है हमने किसी वस्तु को खरीद लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1200 रुपया खरीदेंगे तो अगर हमें लाभ कमाना है तो हम इससे अधिक में ही बेचेंगे। कितना अधिक में बेचेंगे, तो कितना परसेंट हमें लाभ कमाना है? 20%। अर्थात अगर हम 100 रुपया का सामान खरीदे हैं तो हम उसे बेचेंगे कितना में, हम उसे कितना में बेचेंगे? तो 120 में, तभी तो 20% का लाभ होगा। तो ये हो जाएगा 120। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 12 में 12 से गुणा करेंगे, 12 बरा ही 144, अर्थात जो है 1440 रुपया जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मुझे लगता है ऐसे प्रश्नों में आपको गलती नहीं करना चाहिए। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है, सी को जिन्होंने भी चुना है 1440, इसमें भाई साहब 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन आपके भी एग्जाम में आएंगे। ई भी आप लोगों को दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना है कि अब जो है एग्जाम हॉल में 5 ऑप्शन होंगे। समय और कार्य से रिलेटेड जो है पूछा गया है कि ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी जो है उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है।
बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे जितने भी मेरे दोस्त हैं। सबसे पहले इसने कहा है कि भाई साहब एक व्यक्ति ए है जो काम को 10 दिनों में कर रहा है और दूसरा व्यक्ति बी है जो इसी काम को जो है 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा कि 10 और 15 का जब अगर आप एलसीएम लेते हो, 10 और 15 का एलसीएम, तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 30। 10 के पहाड़ में 30 3 मर्त में, 15 के पहाड़ में 30 2 मर्त में। अर्थात हमें जो यहाँ पे पता चला कि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है तो बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। ओवरऑल हम दोनों को जोड़ देंगे तो एक दिन में 5 काम ये दोनों मिलकर करेंगे। और यही बात हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर टोटल काम कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल काम हमारे पास है 30 और एक दिन में ये दोनों मिलकर 5 काम करते हैं तो 5 छक्का 30। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करोगे। यही लेवल रहेगा एग्जाम का, ठीक है। अगर आप मुझे 1 महीने का समय देते हैं तो मुझे लगता है कि आपका एक सीट कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। इतनी बड़ी वैकेंसी है तो आपको एक सीट आसानी से मिल जाएगा इस बार, ठीक है। केवल और केवल आपको 1 महीना पूरा का पूरा यहाँ पे झोंक देना है मेरे साथ, ठीक है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके रखो ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। चलिएगा, समझने की कोशिश करते हैं। इसने कहा है कि रीजनिंग का प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का, कि यदि किसी निश्चित कुट भाषा में टीचर को ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। बहुत बहुत बेहतरीन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रीजनिंग में प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछेगा, कोडिंग डिकोडिंग। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो ये लिखा है टीचर और टीचर को लिखा है ये, तो टी के बाद यहाँ पे लिख दिया भी। टी होता है 20 पे, भी होता है 22 पे, मतलब कि 2 प्लस किया गया। आप इसको कोड याद रखोगे, टी होता है 20 पे, भी होता है 22 पे, मतलब 2 प्लस किया गया है। ई देख लो, ई का लिखा है जी, ई होता है कितने पे, 5 पे, और जी होता है 7 पे, यहाँ पे भी 2 प्लस किया गया है। ए होता है 1 पे, सी होता है 3 पे, यहाँ पे भी 2 प्लस किया गया है। और सी होता है 3 पे और ई होता है 5 पे, यहाँ पे भी 2 प्लस किया है। मतलब सब में +2 +2 +2 इसने कर रखा है। तो हम भी वही करेंगे स्टूडेंट के साथ, STUDENT। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा यहाँ पे। हाँ एन टी है ना। अब कर लो, यहाँ पे एस का क्या होता है, एस के बाद से 2 जोड़ोगे, 19 2 21, टी 20 2 22, उसके बाद से यू 21 2 23, उसके बाद से डी, डी में 2 जोड़ोगे एफ, एफ तक तो सही है। उसके बाद से ई, ई का हो जाएगा जी, मतलब ये दोनों तो बिल्कुल गलत। फिर यहाँ पे क्या होने वाला है, DENT स्टूडेंट, डी डबल लिखा गया है भाई साहब स्टूडेंट में, यहाँ पे डी डबल हो गया है। एन का लिखोगे क्या, पी, और टी का क्या लिखोगे, टी होता है 20 2 22। मतलब हमारा जो उत्तर होगा आपका, ये भाई साहब रिपीट हो गया है दोनों क्या, नहीं रिपीट नहीं हुआ है, ये भाई साहब टी लिख दिया है। मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है ब्लड रिलेशन से प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 की एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा कि वह मेरी माता के एकमात्र पोते या नातिन की पत्नी है। अमित का उस महिला से क्या संबंध है। देखिए ऐसे प्रश्नों में मैंने आपको ट्रिक क्या बता रखा है कि जब भी ब्लड रिलेशन के प्रश्न आप लोगों से कोई पूछता है तो आप किसी और पे इसको लो ही मत, आप खुद पे समझो, इसको खुद पे अप्लाई करोगे तो आपके रिलेशन तुरंत समझ में आ जाएंगे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमित कहता है तो आप समझो कि आप हो अमित। आप कौन हो, अमित। आप कह रहे हो कि वह मेरी माता के एकमात्र पोते, माता का एकमात्र पोता कौन होता है, तो माता का जो है आप बेटा हो, बेटा आपका जो लड़का होगा वो पोता या नातिन होगा, की पत्नी है, पोते या पोती की पत्नी है, अर्थात आपका जो लड़का है उसकी कौन है, वो पत्नी है। अमित का उस महिला से क्या संबंध है, तो अमित का वह महिला से क्या संबंध है, तो अमित जो है उस महिला का क्या लगेगा, ससुर।
क्योंकि उसके लड़के की क्या है, वो पत्नी है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। पोते की पत्नी, क्या लगेगा? बात समझ में आ रहा है आपको? आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, आप खुद पे अगर रख के देखोगे तो। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है दिशा से रिलेटेड कि रोहन पूरब दिशा की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये आप लोगों को बताना है। बिल्कुल सिंपल है। मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है कि सबसे पहले आपको दिशा पता होना चाहिए। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है आपका पश्चिम। चारों दिशाएं अगर आपको पता है, चारों दिशा अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर लोगे। पूरब दिशा में 10 किलोमीटर जाना है, 10 मीटर, तो यहाँ से हम पूरब दिशा में चले गए 10 मीटर। इसने कहा कि फिर जो है बाएं मोड़ो, तो बायां आपका कौन सा दिशा हो जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना चलना है, 5 किलोमीटर। फिर इसके बाद आपको बायां मोड़ना है, तो बायां ये वाला हिस्सा हो गया, कितना चलना है आपको, तो 10 किलोमीटर, 10 मीटर, तो ये हो गया 10 मीटर, यहाँ पे आ गए। अब कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, ये प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, तो इधर देख लो 5 है, तो इधर भी 5 है। और ऊपर की तरफ देख लो, ऊपर की तरफ कौन सा दिशा है, तो उत्तर है। मुझे नहीं लगता है कि आप गलती करोगे, मुझे नहीं लगता है कि आप गलती करोगे अगर आप हमारी क्लास को देखकर जाते हो एग्जाम हॉल में तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, न्याय निगम आपको कथन निष्कर्ष के प्रश्न दिए गए हैं। इसने कहा है कि सभी पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल रबड़ हैं। जैसे इसने कहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश किया। यहाँ पे पेन है, पेन जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या है, पेंसिल हैं, तो ये पेंसिल के अंदर हो जाएंगे। कह रहे कुछ पेंसिल रबड़ है, पेंसिल का कुछ हिस्सा ये कौन है भाई साहब, रबड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लिख दिया रबड़। निष्कर्ष पे आते हैं, कह रहा है कि कुछ पेन, पेन का कुछ हिस्सा रबड़ है, ये पेन का कुछ हिस्सा रबड़ है, ऐसा तो मैंने देखा नहीं। फिर कह रहा है कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल, ये पेंसिल का कुछ हिस्सा पेन है। ये बात बिल्कुल सही है कि पेंसिल में जो है कुछ हिस्सा पेन का है, पर पहला बात जो है रबड़ का कुछ हिस्सा पेन में है, ये बात नहीं क्लियर था। मतलब हम जाएंगे केवल और केवल निष्कर्ष 2। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी तरीके की गड़बड़ी होने वाली है एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, संख्यात्मक योग्यता से रिलेटेड फिर से जो है गणित के प्रश्न आ चुके हैं और सरलीकरण से रिलेटेड प्रश्न है। मैंने अब भी एक ठो सरलीकरण के प्रश्न बनाए थे और मुझे लगता है कि ये प्रश्न आप लोग आसानी से कर लोगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा तो। बोर्डमॉस के नियम लगाना होता है इसमें। और जैसे मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले भाग दिया है तो भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर अंत में जो है घटाएंगे जोड़ने के बाद। तो यहाँ से भाग दे दो, 240 में 8 से, 8 तरीका 24, अर्थात कितना आ गया 30, प्लस 15 में 9 से गुणा करोगे, 15 में 6 से 15 छक्का 90, माइनस 45। अब देखो इसको जोड़ोगे तो कितना आ गया 120, 120 में से 45 घटाओगे कितना आ जाएगा, ये 5, 11 में से 4 जाएगा 7 4 11। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर क्लियर समझ में आ गया होगा। अब जो है ऐसे प्रश्नों में आप गलती नहीं करने वाले हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या का 40% 120 के बराबर है तो उस संख्या का 60% क्या होगा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे जो भी इस प्रश्न को देख रहे हैं। हमारा सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्वेश्चन नंबर 14 के राइट उत्तर बताने की कोशिश करें। और अब तक अगर आपने क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो बिल्कुल आप कर लो, आपके लिए ही कहा जा रहा है। जैसे मुझे पता नहीं है कि संख्या क्या है तो मैंने मान लिया x, उसका 40% निकालना है तो 40 बट्टे मैंने कर लिया 100, जो कि 120 के बराबर है तो मैंने लिख लिया 120। बात आपको क्लियर समझ में आ गया। कह रहा है कोई संख्या है जिसका अगर 40% निकालोगे तो 120 हो जाता है, ठीक है। तो हम पहले करते हैं क्या, 4 तिहाई 12, ये हो गया 3, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 दहा का 30, 300 हो जाएगा। इसने कहा है कि उस संख्या का 60% निकालो। यहाँ पे देखिएगा हमसे 60% पूछा गया है तो 60% अर्थात 60/100,
ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 छक्का 18। मुझे यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया कि ये जो राइट उत्तर है 180 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। मुझे लगता है कि आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर निकाल लिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। 15वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि संख्या श्रृंखला से रिलेटेड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न है आप लोगों के सामने। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15। जो भी आपको लॉजिक लग रहा है आप बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या लगता है आपको? जैसे मैंने समझने की कोशिश कर रखा है यहाँ पे, जैसे लिखा है 12, 15, 20, 27 और 36। तो इसके अगला पद हमें बताना है। तो देखिए हम 12 से 15 पे जाएंगे 3, 15 से 20 पे जाएंगे 5, 20 से 23 पे जाएंगे 23 नहीं 27 है ना, 23 से 27 पे जाएंगे 7, 27 से 36 पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 9। तो इसके आगे हमें क्या लिखना है ये ध्यान पूर्वक देखना है। जैसे 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, तो 9 से 11, 11 जोड़ लो आप, 36 11 कितना होता है? 36 11 आपका हो जाता है 47। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था और आप ऐसे प्रश्नों में कहीं ना कहीं जो है ध्यान पूर्वक देखोगे तो ही आप बेहतर कर सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो है 16। अनुपात समानुपात से रिलेटेड प्रश्न है। आपको बताना है कि यदि ए अनुपात बी का वैल्यू दिया गया बी अनुपात सी का, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस प्रश्न को देख रहे हैं फटाफट से अपने राइट उत्तर के साथ जाएंगे। क्या लगता है आपको? सबसे पहले आप अगर ध्यान पूर्वक देखोगे तो दिया क्या है उसको लिख लो, ए अनुपात बी। ये दिया है 2 अनुपात 3, फिर लिखा है बी अनुपात सी, 4 अनुपात यहाँ पे दिया है 5। आप इसको समझा लो, इधर जाएगा ये 3, इधर जाएगा ये 4। अगर गुणा करते हैं तो 4 दूना का 8, 4 तिहाई 12 और 3 पचे 15, 8 12 15। आपका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए को तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है कि 5000 की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं। सभी लोग बताने की कोशिश करिए। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न को, आपसे साधारण ब्याज पूछा है, एसआई साधारण ब्याज। तो आपको क्या फॉर्मूला होता है? मूलधन, मूलधन कितना दिया है? 5000, मूलधन गुणे समय, समय कितना दिया है? 3 वर्ष, गुणे दर, दर कितना दिया है? 10%, बट्टा में होता है 100। मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। आपको फॉर्मूला लिख लेना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। मूलधन का वैल्यू ये है, दर ये है और समय ये है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, बचेगा कितना? 3 में 15, 15 तिया 45, 3 5 15 और 1 जीरो यहाँ पे है, 1 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो लगा दो, अर्थात 1500 रुपया जो है ब्याज हो जाएगा 3 वर्षों में। मुझे लगता है आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है जो है नाव धारा से रिलेटेड प्रश्न है। नाव धारा से रिलेटेड प्रश्न है, आपको ध्यान पूर्वक समझना है। कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की गति 10 किमी प्रति घंटा और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 3600 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। जैसे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो शांत जल में नाव की चाल, मतलब बी का वैल्यू दिया गया है शांत जल में कितना है? 10 किलोमीटर पर घंटा। और धारा की जो चाल है वो 2 किलोमीटर, धारा मतलब वाटर, पानी का जो चाल है वो 2 किलोमीटर है। इसने कहा कि 36 किलोमीटर जाना है, किससे?
अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब जिधर धारा बह रहा है उधरे हमको जाना है, जिधर पानी जा रहा है उधरे अगर हमको जाना है तो जो स्पीड है आपका वो क्या होता है, धारा प्लस बोट, नाव प्लस धारा हो जाएगा। तो हमें चलना कितना है, समय निकालना है, कितना किलोमीटर जाना है, 36 किलोमीटर। स्पीड हमारा क्या है, तो देखिए नाव की चाल है 10 और पानी की चाल है 2, तो 10 2 12, 12 के पहाड़े में 12 3 36। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अनुकूल का मतलब आपको ध्यान देना है कि जिधर पानी बह रहा है उधरे जाना है, तो हमेशा पानी जिधर बहेगा उधर अगर आप जाओगे तो स्पीड आपका तेज हो जाएगा, तो बोट प्लस वाटर आपको जोड़ लेना है, ठीक है। और उसके विपरीत अगर कहता तो आपको घटाना पड़ता, ठीक है। अब कह रहा है कि आयु संबंधित प्रश्न है आप लोगों के सामने। कह रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 55 वर्ष है, तो वर्तमान में इसकी आयु क्या है ये हमें बताने की कोशिश करना है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न है, और कहीं ना कहीं अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं समझते हो तो ये प्रश्न भी आपके लिए एग्जाम हॉल में कठिन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मुझे पता हो गया कि एक लड़का है राम, वो 4 वर्ष का 4x वर्ष का है, और दूसरा है एक लड़का कौन सा है, तो उसका है नाम श्याम जो कि 5x वर्ष का है। इसने कहा कि दोनों 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 वर्ष जोड़ दो और ये भी 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष इसमें भी जोड़ दो। अगर आप इस समय 4 वर्ष के हो तो 5 वर्ष बाद कितने हो जाओगे, तो 5 जोड़ना पड़ेगा तभी तो 9 वर्ष के होगे। तो इसने कहा इन दोनों का योग अगर कर देते हैं हम 5 वर्ष बाद में तो ये हो जाते हैं 55 वर्ष के। देखिए यहाँ पे लिखा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, तो हमने 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कर लिया। ये एक्स वाला है तो 5 और 9 एक्स बराबर इधर हो जाएगा 55, और देखिए 5 और 5 जोड़ोगे तो 10 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना 45, 55 में से 10 जाएगा 45, तो x का वैल्यू हो जाएगा 9 पचे 45। इसने बोला क्या है कि भाई साहब राम की वर्तमान आयु, राम का वर्तमान आयु देख लो यहाँ पे 4x था तो 4 गुणे 5, x का वैल्यू आपको 5 आया है, तो 4 पचे 20 जो है वर्ष का आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि समीकरण हल करें। समीकरण को क्या करना है, हल करना है। द्विघात समीकरण से रिलेटेड प्रश्न है आपके सामने, और आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला है। सबसे पहले अगर मैंने समझने की कोशिश किया तो इसको हमने फैक्टर विधि से ही लगा दिया, तो 12 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 चौका 12 अर्थात 3x माइनस का 4x करेंगे तो 3 और 4 7 भी हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 12 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन करेंगे तो x माइनस हो जाएगा 3, यहाँ पे 4 कॉमन करेंगे तो x और माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। आप यहाँ से निकालोगे तो x माइनस 4 और 1 हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, अर्थात x का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से करोगे तो ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर ये 3 जो है इधर जाएगा तो प्लस का 3, तो हमारा वैल्यू आएगा 4 और 3। मुझे लगता है कि आपने इस प्रश्न के जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल ला भी दिए होंगे। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो बेहतर तरीके से इस क्लास को समझ रहे हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, रीजनिंग का प्रश्न कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में बैंक को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में क्लर्क को क्या लिखा जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ चुके हैं, और आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें लिखा कैसे है, BANK। अगर हम देखेंगे B का कोड होता है 2, A का कोड होता है 1, N का कोड होता है 14 और K का कोड होता है 11, और सेम टू सेम वही बात यहाँ पे लिख दिया है। सेम टू सेम इसके वैल्यू को लिखा हुआ है तो हम भी वही काम करेंगे। C होता है 3 पे, L होता है 12 पे, और E होता है 5 पे, R होता है 18 पे, और यहाँ पे देख लो 31 25 31 25 18, और K होता है 11, तो 31 25 18 11, 31 25 18 11, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि विषम को चुने। विषम मतलब होता है अलग, अलग जो है हमें चुनना है। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि जो है निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है, इसलिए इनका एक समूह बनता है, और
एक अलग है, उसको जो है हमें कौन सा एक इस समूह से अलग नहीं है, बताइएगा। सभी लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए विषम हमें चुनना है, मतलब अलग। ये वर्ग लिखा है, आयत लिखा है, त्रिभुज लिखा है, वृत्त लिखा है, घन लिखा है, इसमें अलग कौन सा होने वाला है? तो देखिए अगर आप देखोगे तो वर्ग इस तरीके से बनता है, आयत इस तरीके से बनता है, और त्रिभुज इस तरीके से बनता है, वृत्त इस तरीके से बनता है, और घन आपको पता है इस तरीके से करके इस तरीके से बनता है। तो अलग कौन सा हो रहा है? जैसे देखिए इनका तो सिमिलर हो रहा है, पर जो वृत्त है इसमें कोई भुजा नहीं दिख रही है आपको, तो अलग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें भुजा नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वर्णमाला श्रृंखला को आप लोगों को दिया गया है, दी गई श्रृंखला में अगला पद बताना है। ठीक है, अगला पद बताना है मुझे। ये जो दिया गया है, ये श्रृंखला एक चल रहा है, इसके अगले पद हमें बताने हैं। तो देखिए मैं चाहूंगा कि ये आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का। आप लोग जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, इस क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है इसका राइट उत्तर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया था, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अगर आपको एसबीआई क्लर्क में एक सीट पक्का करना है, तो कहीं ना कहीं आपको डेली क्लास करना पड़ेगा, तो ही मुमकिन है, नहीं तो 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है और आप फंसने वाले हो। तो आपको ध्यान पूर्वक तैयारी करना है, डेली क्लास कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।